ज्यादा है, राइट। इसमें आपका कंप्लीटली फिल्ड और पेनिट्रेशन इफेक्ट दोनों चीजें लगती हैं। सेकेंड इज ionization enthalpy of beryllium is higher than that of boron। पिछली बार भी हमने ये किया था, ये 1s2 2s2 है, अगेन ये फुली फिल्ड है, एंड दिस इज 1s2 2s2 2p1। इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया जाए तो ये फुली फिल हो जाएगा, इसीलिए वो आराम से इलेक्ट्रॉन निकलवा लेता है। थर्ड पॉइंट इज ionization enthalpy of nitrogen is higher than oxygen because ये है 1s2 2s2 2p3 exactly half filled है, but oxygen is 1s2 2s2 2p4। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया जाए तो वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बन जाएगा, जिससे वो स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, इस पे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है सोडियम और मैग्नीशियम के लिए। इसके लिए पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सोडियम इज 3s1 and magnesium is 3s2, right? So क्वेश्चन ऐसे आता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ sodium is less than magnesium, but second ionization enthalpy of magnesium is less than, sorry, इसको सोडियम के फॉर्म में लिखते हैं, of sodium is greater than magnesium, right? Which means ये सोडियम में से जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब इजीली निकल जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आपने रिमूव करना ये 3s में से निकल रहा है और मैग्नीशियम का भी 3s में से निकल रहा है, लेकिन सोडियम का अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, जिसका उसको बेनिफिट है। ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहां से जब आप ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी लो होगी, बिकॉज इसको मिल जाएगी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मोर ओवर अगर आप साइज का देखोगे तो साइज सोडियम का बड़ा है, मैग्नीशियम का छोटा है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी कम होता है सोडियम के इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है। ठीक है, मगर जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है तो उस वक्त आपके पास होगा Na पॉजिटिव और Mg पॉजिटिव, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी नियॉन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी नियॉन एंड 3s1। ठीक है, अब साइज तो अगेन इस बार भी सोडियम का ग्रेटर है, मैग्नीशियम का स्मॉलर साइज है, बट फिर भी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सोडियम की ही ज्यादा है, चाहे उसका साइज भी ग्रेटर होगा पर फिर भी उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर है, बिकॉज यहाँ पर उसको मिल रही है, उसको मिल चुकी है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें उसको डिस्टर्ब करना जो कि बहुत स्टेबल होती है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी। इसीलिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, एक ऑलरेडी वो रिमूव कर चुका है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में उसको ज्यादा एंथैल्पी लगेगी, बिकॉज इट इज ऑलरेडी फुली फिल्ड, इट हैज ऑलरेडी अचीव्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन थे जो कि पूछे जाते हैं।
देन आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि किसी भी एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब रिलीज क्यों होगी एनर्जी, देखो जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं वो कौन सी फैमिली के होते हैं, या 15 ग्रुप या 16 ग्रुप या 17 ग्रुप, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 6 या 7। जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके फुली फिल बन जाते हैं, 6 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके फुली फिल बन जाते हैं, 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके फुली फिल बन जाता है, ठीक है। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में, उसको गेन करने के बाद उसको क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है इसीलिए वो एनर्जी रिलीज करता है। जो भी स्टेबल चीज होती है, स्टेबल वो होती है जिसके पास क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कम हो। किसी के पास अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है। जैसे हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि बच्चा खेल के आया थक गया है, उसके पास एनर्जी नहीं है, या उसके फादर ऑफिस से आए थक गए हैं एनर्जी नहीं है, तो ग्लूकोन डी का एक ग्लास पी लेते हैं, ठीक है। क्यों, एनर्जी चाहिए। फिर क्या कर सकते हैं, वो जंप कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो एनर्जी चाहिए होती है तभी वो उनकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबल होता है आराम से आप पड़े हुए हो बस सोफे के कॉर्नर पे, वो आप स्टेबल होके पड़े हो। अनस्टेबल कब होगे, जब जंप करना स्टार्ट करोगे, प्ले करना स्टार्ट करोगे। उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना होता है वो एनर्जी लूज करता है, जो भी एटम को स्टेबल होना होता है वो एनर्जी लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि वो फुली फिल हो जाए, फुली फिल होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल चीजों के पास कम एनर्जी होती है तो वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए एक्सेस एनर्जी रिलीज कर देता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हम हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच, इसको एंथैल्पी एनर्जी को ही बोलते हैं। जब कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी होती है उसी को एंथैल्पी बोलते हैं। इसका मतलब एनर्जी ही है, और इसका नेगेटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसका पॉजिटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, राइट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर लेते हैं। जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स किए थे, अब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, सबसे पहले मैटर करेगा इसमें भी एटॉमिक साइज, जिसमें क्या था, अब एक आपके पास बड़ा एटम है, एक आपके पास छोटा एटम है, ठीक है। अब न्यूक्लियस और लास्ट शेल का डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इजीली खींच नहीं पाएगा तो गेन नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये डिस्टेंस कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं कर पाएगा। मगर इसमें बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उससे एक्सेप्शंस बन जाती हैं। जैसे कि ये कहता है कि हमारे पास है फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। अब जैसे वो हमने जो जनरल ट्रेंड हमने बोला, हमने कहा कि अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और लास्ट शेल में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और स्मॉलर के लिए वो गेन करना इजी होगा। बट होता क्या है, फ्लोरीन कुछ ज्यादा ही छोटा है, वो बहुत ही स्मॉल है,
इतने स्मॉल जगह पे, क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, और फ्लोरीन एकदम यहाँ पर कॉर्नर पे, इनर्ट गैसेस को छोड़ दो तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एकदम एंड पे आता है, तो बहुत छोटा साइज है फ्लोरीन का। इतने छोटे से जगह पे उसका एटॉमिक नंबर जैसे 9 है, तो 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप उसको बोलो एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो वो बोलता है कि ऑलरेडी इतनी छोटी जगह पर 9 इलेक्ट्रॉन्स मैंने रखे हैं, मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकता हूं, जबकि उसको चाहिए लेकिन वो लेके रख नहीं सकता क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। ठीक है, अब इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 27, yes it needs one electron to complete its octet to become stable। वो लेना चाहता है, वो खींच भी लेता है, लेकिन वो रख नहीं सकता अपने पास। ये खींचना और रखना दो अलग प्रॉपर्टीज को सिग्निफाई करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पुल कर रहा है, एक बॉन्ड बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। तो फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, उससे बेटर गेन करता है क्लोरीन। सॉरी, इस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता अच्छे से, उससे बेटर गेन करता है क्लोरीन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को पुल करने की बारी आती है, तो फ्लोरीन इज नंबर 1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम। उसमें सिर्फ उसको खींचना है, उसका खींचने की टेंडेंसी तो है ही, बस उसके एक्सट्रीमली स्मॉल साइज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से वो गेन नहीं कर पाता। यू नीड टू रिमेंबर दीज टू वर्ड्स। एक आपको रीजंस लिखने हैं ना फिर कि क्यों नहीं गेन कर रहा। तो पहला रीजन है इसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, कि हाँ छोटा होना अच्छी बात है गेन करने के लिए, लेकिन बहुत छोटा होना नहीं। ठीक है, एंड सेकेंड रीजन इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, राइट, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एक्सेप्शन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ये नॉर्मल ट्रेंड है, गेन एंथैल्पी में फ्लोरीन के बहुत छोटे साइज की वजह से और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से एक्सेप्शन आ जाती है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, ट्रेंड नहीं कोई भी पूछेगा, आपको पूछेंगे उस पे बेस्ड एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चंस। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द क्वेश्चन इज electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine। ठीक है, लेस नेगेटिव मतलब वो कम एनर्जी रिलीज करता है, फ्लोरीन कम एनर्जी रिलीज करता है क्लोरीन से। क्योंकि जब मैंने इनको इलेक्ट्रॉन दिया, सपोज मैंने इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दिया कि आप इसको गेन कर लो, राइट। तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए इजी है। सपोज इनके पास 100 किलो जूल्स एनर्जी थी, ठीक है, इसने इसको क्योंकि गेन करना मुश्किल है, इसने जब गेन किया तो इसने 90 किलो जूल यूज कर ली और 10 किलो जूल्स बच गई। ठीक है, ये जो बची हुई एनर्जी है इसने रिलीज कर दी। ठीक है, तो वो 10 किलो जूल्स इसने रिलीज की। अब क्लोरीन के पास 100 था, इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए आसान था, तो इसने मान लो 20 किलो जूल यूज कर ली और बाकी 80 किलो जूल इसकी बच गई। तो ये 80 किलो जूल्स एनर्जी इसने रिलीज कर दी। ठीक है, क्योंकि उसको आसान था गेन करना, तो कम एनर्जी यूज हुई, बाकी क्या की रिलीज कर दी।
ठीक है, तो जिसकी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, इसका ये मतलब है उसको कम एनर्जी लगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, तो इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, सेम एक्सेप्शन ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में भी आती है। ऑक्सीजन भी एक्सेप्शनली छोटा है सल्फर से, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऑक्सीजन को जल्दी गेन करनी चाहिए, मगर ऑक्सीजन से इजीली गेन करता है सल्फर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव than that of ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारे जो है बेटे पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपको मिलते हैं, राइट। हमने सबसे पहले मैंने आपको ये कुछ एक्सेप्शंस बताई थी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, एक एक एलिमेंट की कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो साइज भी डिपेंड करता है, लेकिन पेनिट्रेशन इफेक्ट भी डिपेंड करता है, शेल का फुली फिल होना या लूज करने के बाद फुली फिल होना, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर हमने बात की सोडियम और मैग्नीशियम की, कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की कम है, क्योंकि वो तो 3s से निकलेगा और उसको फुली फिल्ड मिल जाएगी, लेकिन सेकंड उसकी ज्यादा है क्योंकि अब फुली फिल्ड में से उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन गेन जब भी करता है एलिमेंट, एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग छोटे साइज वाला इजीली गेन करता है और उसकी एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए। बट एक्सेप्शन है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फर्क है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बॉन्डेड एटम्स के बीच होती है, कि एक बॉन्ड के थ्रू एलिमेंट्स जब आपस में ज्वाइंट हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे हमने H और F के बीच में बॉन्ड बनाया, तो क्या होगा? फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव और फ्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। The tendency to pull the shared pair of electron by an atom, that is called electronegativity। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इंडिविजुअल एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, F से F नेगेटिव बन रहा है, लेकिन इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें, because it is extremely small and it is difficult for it to gain electrons because of inter-electronic repulsions, right? सेम चीज ऑक्सीजन और सल्फर के बीच भी रहेगी। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो इतना इजीली गेन नहीं कर पाता क्योंकि वो छोटा है साइज में, बट सल्फर बड़ा है साइज में, वो गेन करके उन रिपल्शंस को इजीली अकोमोडेट कर लेता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को रख पाता है, बिकॉज इसको अब 16 पॉजिटिव चार्ज को 18 नेगेटिव चार्ज अपने पास रखना है, तो उन रिपल्शंस को वो तभी संभाल सकता है अगर इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जगह हो, वो तभी हो सकता है अगर उसका साइज बड़ा हो। फिर एक क्वेश्चन आता है, जैसे ऑक्सीजन की बात की हमने, कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी 2,6। अब ये O से पहले O नेगेटिव और O नेगेटिव से O2 नेगेटिव बनेगा। दिस इज 2,6, दिस इज 2,7, दिस इज 2,8। तो 2,6 से 2,7 बनने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ठीक है, अब वैसे तो इसकी प्रॉब्लम है कि छोटा है, पर चलो एक इलेक्ट्रॉन को फिर भी गेन कर लेता है। जब वो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये स्टेप जो है दैट इज एंडोथर्मिक, मतलब ये हीट अब्सॉर्ब करेगा, सॉरी एक्सोथर्मिक, मतलब ये हीट रिलीज करेगा, मतलब ये इजीली हो जाता है। मगर जब अब वो 2,7 बन चुका है, इसके पास 8 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव चार्ज है,
छोटा साइज है, रिपल्शंस बढ़ गई हैं। अब चाहे हमें लग रहा हो कि इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगी, ओ नेगेटिव को तो फटाफट O2 नेगेटिव बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां से यहां जाने के लिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल होता है, और ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक है। मतलब आप ही को इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि प्लीज 27 से 28 हो जाओ, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तुम स्टेबल हो जाओगे। मगर इसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी इन रिपल्शंस को ओवरकम कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है O से O नेगेटिव बनने वाला, ये तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन O नेगेटिव से O2 नेगेटिव वाला हाईली एंडोथर्मिक क्यों है? ठीक है, तो बिकॉज ऑफ अगेन स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ये वाला स्टेप हाईली एंडोथर्मिक है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ग्रुप 1 है, ग्रुप 17 है और ग्रुप 18 है, आप इसमें मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी सी होगी? ग्रुप 18 क्या इलेक्ट्रॉन गेन पर करना पसंद करेगा, ग्रुप 17 इलेक्ट्रॉन गेन पर करना पसंद करेगा, या ग्रुप 1? कौन सबसे इजीली कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? विच ग्रुप कैन गेन इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली? बताओगे? Who is अनमोल दीप कौर मेडिकल? नहीं है, कोई नहीं आपके उसमें अनमोल दी। हरजोत कौर मेडिकल? हरजोत भी नहीं है क्या? हर सिमरनदीप? कोई नहीं आया, या तुम में से कोई उठ के नहीं आना चाहता? हर सिमरनदीप? हर सिमरन कौर? गरिमा? डोंट टेल मी कोई नहीं है। इज देयर एनी टीचर इन योर क्लास बेटा? हाँ जी, unmute your mic, I'll ask you question. पहले ये बताओ, नाम क्या आपका? गरिमा। गरिमा बेटा, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम अभी? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने आपको पूछा ग्रुप 1, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 में से, चलो मैं पूछती हूँ कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? ग्रुप 17 की। उसके बाद ग्रुप 1 और ग्रुप 18 के बारे में क्या पता है आपको कि कैसी होगी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ग्रुप 18 वैलेंशियल फिट होती है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यूज कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगी, लेस नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी, जीरो होगी, क्या होगी? जी, जीरो? पॉजिटिव? सोच लो, नेगेटिव ही रह गया अब तो।
ओके, ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर पॉजिटिव इन नेचर बिकॉज उनकी ऑलरेडी लास्ट शेल फिल्ड है, तो अगर आप उनको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो आप ही को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिकॉज वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, वो नहीं चाहते हैं। तो अगर आप उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करो तो आप ही को एनर्जी देनी पड़ेगी। व्हाट अबाउट ग्रुप 1? कौन होते हैं ग्रुप 1 में? कौन से एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 में, पता है? और हाइड्रोजन तो प्लेस्ड है अबव ग्रुप 1 बट इट इज एन एक्सेप्शनल केस। इट डज नॉट बिलोंग टू देयर फैमिली। वो बस सबसे छोटा है और लास्ट शेल में एक है तो उनके ऊपर रख दिया गया है, पर उसकी प्रॉपर्टीज इतनी भी मैच नहीं करती हैं। हीलियम ग्रुप 18 के ऊपर है। और कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 1 में? लिथियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे मेटल्स जो बेस्ट मेटल्स हैं वो ग्रुप 1 में प्लेस्ड हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं या लूज करना पसंद करते हैं? लूज करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव है इसीलिए लिखा है। ठीक है, चलो बैठो मैं बताती हूँ। देखो बेटा, ग्रुप 18 का तो मैंने कहा बिकॉज दे आर फुली फिल्ड। तो जब फुली फिल्ड है तो इनको इलेक्ट्रॉन अगर आप देना चाहते हो तो ये तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और इसके लिए इस आप एनर्जी जब प्रोवाइड करोगे ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ग्रुप 17 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है तो सबसे इजीली करता है। इनकी डेल्टा एच वैल्यूज सबसे ज्यादा नेगेटिव होंगी, साथ में एक्सेप्शन भी है। ठीक है, कमिंग टू ग्रुप 1, जो मैंने कहा ये है सबसे अच्छे मेटल्स। जनरली सभी सोचते हैं कि मेटल्स हैं, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर लूज करेगा तो गेन नहीं करेगा। ठीक है, मगर जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है सब शेल वाइज, उसमें आप देखोगे लास्ट शेल में एस में 1 रहेगा, 2s1, 3s1, 4s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी शेल भी कंप्लीटली फिल हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको मिलेगी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये है ग्रुप 1 का कि इसका भी डेल्टा एच नेगेटिव है बिकॉज इसकी ये जो लास्ट शेल है एस में जिसमें 1 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। एनसीईआरटी में टेबल दिया है जिसमें आप वैल्यूज चेक कर सकते हो। ग्रुप 1 की नेगेटिव वैल्यूज दी हुई हैं और ग्रुप 18 की पॉजिटिव वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे मैंने बताया, इट इज टेंडेंसी of an atom to pull the shared pair of electrons towards itself। ठीक है, जैसे कि HCl में मैंने वो बताया कि HF में बताया था, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
कि इनिशियली एक कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें इस उस पे बना होता है कि ठीक है क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन एक शेयर कर लेगा और हाइड्रोजन एक शेयर कर लेगा। क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट। मगर इस कमिटमेंट को क्लोरीन ज्यादा देर के लिए नहीं रखता और वो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ पुल कर लेता है। आदत से मजबूर है, उसकी आदत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है वो, लेकिन गेन तभी कर सकता है जब कोई लूज करे, वो आयनिक बॉन्ड में पॉसिबल है। जैसे अगर Na है, Na281 है, Cl है, Cl287 है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, सोडियम लूज कर दे, क्लोरीन गेन कर ले, तभी वो गेन किया जा सकता है जब कोई लूज करने को तैयार हो, ठीक है। वो कौन कर सकता है? मेटल लूज कर सकता है और ये वाली फैमिली गेन कर सकते हैं। लेकिन जब वो मेटल के साथ नहीं जुड़ा, वो कोवलेंट बॉन्ड में है, तो वो गेन नहीं कर सकता, उसको खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्क है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। आयनिक बॉन्ड में मेटल जब लूज करेगा तभी वो गेन करेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसमें क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो कर रहा है कि ठीक है तुम लूज करो, मैं गेन करता हूं। लेकिन जब वो कोवलेंट बॉन्ड में है या कार्बन के साथ है या हाइड्रोजन के साथ है या किसी भी और एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो उस केस में वो गेन नहीं कर सकता, खींच सकता है सिर्फ, जितना अपनी तरफ को खींच लेगा उतना आ जाएगा इस पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरे एलिमेंट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद नो एक्सेप्शंस। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। एनसीईआरटी में आपके पास टेबल में कुछ वैल्यूज दी होंगी जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी क्वेश्चंस पुट होते हैं। यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न दोज, बिकॉज जब आप वैसे ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में पूरे डिटेल्स में दिए होता है, ठीक है। लेकिन जो सेफर चीज है, ट्रेंड तो मैंने कहा सबको आते हैं, ठीक है। रैंडम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पूछ लेंगे तब फिर आपको नहीं आएगी। अब आप फैमिली वाइज तो ठीक है, आपको पता है ग्रुप 17 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये चल रहा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। दिस इज फॉर ग्रुप 17। पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। पहले 4 एलिमेंट्स आपको बता रही हूँ जो कि आपको करने ही करने, इस पे बहुत सारे और क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ड होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ स्केल्स हैं, पॉलिंग स्केल, मलिकन स्केल, ठीक है, अल्फ्रेड रॉशर स्केल। बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने की कोशिश की है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की वैसे फिक्स्ड नहीं हो सकती, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं बताती हूँ उसका क्या मतलब है। पहले तो ये वैल्यूज देखो कि ये टॉप 3 एलिमेंट्स जो हैं, इसकी 4, 3.5, इसकी 3। अब इसको टॉप 3 में मैंने क्यों नहीं इंक्लूड किया? बिकॉज नाइट्रोजन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है, इस वजह से उसको आफ्टर नाइट्रोजन रख देते हैं। फोन से याद रखना, FON, फोन। ये 3 टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का +2 में पूरे ऑर्गेनिक में बहुत बड़ा रोल है, तब मैंने कहा कि ये सिर्फ इस तक लिमिटेड नहीं है, ये आपको याद रखना ही रखना है। टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और यही 3 है। ये वर्ड याद रखना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है नेक्स्ट, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अलग से टॉपिक है। तो ये वो 3 एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही थी रिलेटिव प्रॉपर्टी की बात। देखो आपने एक कंपाउंड लिया HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। सबका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है,
सब पे -1 चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे +1, लेकिन जैसे मैंने वो डेल्टा बनाया था रिलेटिव चार्ज की, किसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड वेरी करता है, जिसको हम डायपोल मोमेंट में भी हम कैलकुलेट करते हैं। डायपोल मोमेंट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो क्या अब आपको मैंने ये ऑर्डर बता दिया कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन पूरे जोर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, उसने यहाँ तक इलेक्ट्रॉन दोनों पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मतलब जो इनिशियल कमिटमेंट होती है कोवलेंट बॉन्ड की, वो ये होती है कि एक तेरा एक मेरा, हम शेयर कर लेंगे। लेकिन फ्लोरीन का नेचर ही ऐसा है, वो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। क्लोरीन भी खींचेगा मगर फ्लोरीन से थोड़ा कम, ब्रोमीन भी खींचेगा मगर क्लोरीन से थोड़ा कम, आयोडीन भी खींचेगा मगर इन सबसे थोड़ा कम, थोड़ा 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 कम खींच रहा है वो, ठीक है। अब क्योंकि फ्लोरीन ने बहुत जोर से खींचा था, तो इस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इक्वल ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक है। क्लोरीन थोड़ा कम खींच रहा है तो लेस नेगेटिव और लेस पॉजिटिव चार्ज Cl पे आएगा। ब्रोमीन थोड़ा और कम खींच रहा है तो और लेस पॉजिटिव और लेस नेगेटिव आएगा। और आयोडीन सबसे कम खींच रहा है तो सबसे कम और पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे आएगा। एक ही हाइड्रोजन है जो सबके साथ बॉन्डेड है, लेकिन देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसमें कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि खींचने वाले की जो टेंडेंसी है वो डिफर कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो एलिमेंट जोर से खींचेगा, ज्यादा नेगेटिव उस पे आ जाएगा, ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट आप पढ़ते हो। डायपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, जिसमें क्यू है चार्ज, ठीक है, कितना चार्ज आया है उस एलिमेंट पे, और डी है डिस्टेंस, उसका साइज कितना है, आपस में बीच में साइज कितना है, ठीक है। वो हो गया म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी थी। हाँ, अब देखो, वैसे तो ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन जैसे अगर एक क्लोरीन को मैंने दूसरे क्लोरीन के साथ लगाया, या एक फ्लोरीन को मैंने दूसरे फ्लोरीन के साथ लगाया, तो ये क्या करते हैं, ये खींचते हैं, लेकिन वो जितना एक खींचेगा उतना ही दूसरा खींचेगा, इसीलिए इन पे कोई चार्जेस नहीं डेवलप होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट इनका रहता है, ठीक है। इस तरह के बॉन्ड को जिसपे कोई चार्जेस डेवलप नहीं हुए उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिसपे नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। लेकिन अगर यहाँ पर HF लिख दिया मैंने या HCl लिख दिया मैंने, Cl ने खींच लिए इलेक्ट्रॉन्स, इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, ये कैसा बॉन्ड हो गया, पोलर बॉन्ड, ठीक है। और ये दोनों किसके अंदर आए, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है, जो शेयरिंग के बेसिस पे था। लेकिन एक ने की इक्वल शेयरिंग, वो बन गया नॉन पोलर, और एक ने की अनइक्वल शेयरिंग और वो बन गया पोलर बॉन्ड, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। आपको बताना है मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी।
बताओ जरा, सोचो, कॉन्फ़िगरेशंस लिखो और मुझे आंसर दो। हाँ जी, कौन बता रहा है? Which has more negative electron gain enthalpy, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? बताओ, बोलो, कुछ तो बोलो। जब तक नाम ना बोलो तो में से किसी की आवाज ही नहीं आती। उस करणवीर, हाँ जी बेटा, which element has more negative electron gain enthalpy? बोलो। नाइट्रोजन, क्यों? स्मॉल साइज। अलोंग द पीरियड कैसे साइज वेरी करता है? Along the period size decreases or increases? इजी सुनाई दिया। इंक्रीज बोला, डिक्रीज बोला, ये नहीं पता। बढ़ता है या कम होता है? हाँ जी, डिक्रीजेस। तो अलोंग द पीरियड कौन पहले आएगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन पहले आएगा तो नाइट्रोजन छोटा होगा। ये होता है अलोंग द पीरियड, इस तरीके से। ये हुआ अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होना, विच इज ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन इसमें बड़ा होगा, ऑक्सीजन इसमें छोटा होगा। फिर आप बोलो, which element has more negative electron gain enthalpy? बोलो, रीजन भी देना है साथ में। आपका था आंसर नाइट्रोजन, तो कैसे उसकी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? किसकी होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्या क्राइटेरिया होता है किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने के लिए? बोलो। अच्छा, मतलब क्या होता है किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने का? क्या मतलब होता है? मैंने आपको इतने एग्जाम्पल्स बताए, किसी एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो? 15 स्लाइड्स कर ली हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। ये सब क्या किया हमने इसमें? ये किया, ये किया, ये किया, क्या किया इसमें हमने?
कोई एग्जाम्पल को तो बता दो, ये नहीं आता आंसर कोई बात नहीं। ये जो सामने स्लाइड है इसमें क्या पढ़ा था बताओ। ये कुछ समझ नहीं आया इसमें से, इसमें से ये वाला कोई एक एग्जाम्पल समझ आया था इसमें से? हाँ या ना तो कर दो। जाओ बैठो। Who's Lovepreet? Why is the Shivasi stop talking? हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझा सकते हो थोड़ा सा जितना आपको पता लगा? जो भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं उसमें से किसी एग्जाम्पल को। The amount of energy released when extra electron is added to an isolated gas cell. ये तो आप डेफिनेशन पढ़ के बता रहे हो, कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जो आपको समझ आया हो? हमने ये जो एग्जाम्पल्स किए, ये क्या हमने, किसकी नेगेटिव किसकी पॉजिटिव होती है, फिर ये किया हमने स्मॉल साइज की डेल्टा एच नेगेटिव होती है, ये किया हमने फ्लोरीन एक्सेप्शनल है, फिर ये किया हमने कि ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव या ज्यादा नेगेटिव कब होती है, फिर ये किया था हमने ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा नेगेटिव किसकी कम होती है, ये किया था हमने जिसमें O से O नेगेटिव और O नेगेटिव से O2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से कौन कौन सा आपको आता है? जो आता है आप बता दो, मैं वही स्लाइड खोल दूंगी, आप देख के ही बता दो कि मैम ये बताया था आपने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था ट्रेंड तो जो आप बता भी रहे ट्रेंड उसको भी नहीं आप लगा पा रहे हो। आपको अगर ये भी पता है along the period ionization enthalpy what increases, तो आप उसको भी यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने सिर्फ वो लाइन याद की है। तब मैंने वो क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया कि वो लाइन याद करने का मुझे पता है फिर भी नहीं यूज हो रहा है वो। साइज का अगर आपको पता भी, अच्छा साइज छोटा होता है, फिर भी नहीं, आपको ये नहीं पता, सिर्फ ट्रेंड की लाइन याद है along the period साइज डिक्रीजेस, उसके आगे पीछे कौन सा एलिमेंट है, वो कहाँ आ रहा है, साइज का क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पता। तो घर जाके अगर पढ़ोगे नहीं तो या तो इतने शार्प हो कि बस मेरी बात एक बार सुनी और याद हो जाए, मैं वो भी नहीं एक्सपेक्ट करी, मैं तो बोल रही हूँ आप स्लाइड मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्लाइड में देख देख के कुछ तो बता पाओगे। कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया? रेज योर हैंड्स जिनको ये पता लगा। ऐसे रेज योर हैंड्स, किसी को भी नहीं पता चला? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चैप्टर खत्म कर लिया आपने ये? यस और नो? यस मैम, तो बैक एक्सरसाइज नहीं की है आपने? नहीं करते हो बैक एक्सरसाइज चैप्टर की? जो भी क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए वो सारे बैक एक्सरसाइज में ही है, टेक्स्ट में है। अगर ये नहीं आता तो चैप्टर खत्म करने का क्या मतलब, कि बस फिनिश, पढ़ा दिया मैम ने, अपना काम कर दिया, आप लोग भी तो अपना काम करो। अभी असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है मैं शुरू ही कैसे कर सकती हूँ जब मुझे दिख रहा है कि कॉन्सेप्ट्स अभी है ही नहीं क्लियर।
और अगर आपको नहीं आता यू शुड आस्क कि मैम ये बता दो ये कैसे हुआ। तब तो तुमसे एक चीज को मैं 10 बार पूछूं तब जाके कहीं से धीमी सी आवाज आती है। जब मैं कुछ करवा रही हूँ तो मोस्टली बच्चे ऐसे बैठे होते हैं कि जस्ट बस सुन रहे हैं, ठीक है। अरे टेक योर कॉपी, टेक योर पेन, राइट थिंग्स। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, उससे पिछली बार भी, एक्सेप्शंस पे काम करना है, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट। फिर अगर आप ये क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चाहे आप स्कूल एग्जाम्स ले लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, एक टिपिकल वही क्वेश्चंस हैं जो बार 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 बार। और क्या, कोई नई चीज थोड़े ना जनरेट हो रही है। जो टफ क्वेश्चंस है उसके लिए मैंने आपको बोला जो टेबल में वैल्यूज हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। वो कॉम्पिटिटिव लेवल की बात है, पहले आप एनसीईआरटी तो करो। एनसीईआरटी में से ही आता है कंपटीशन, अगर आपको पता हो कि क्या चीज करनी है। अगर आप लोगों ने, मैंने आप फिर से मैं कह रही हूँ, देखो ऐसे तो फायदा नहीं है। आप लोग जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है पहले आप मुझे नेक्स्ट टाइम वो बताएंगे कि मैम ये टॉपिक रिपीट कर दो, बी इट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बी इट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कुछ भी उसमें से कोई भी क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने घर से करके आने। किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो मेरे को पूछो। ऐसे सिर्फ बैठ के सुनने से नहीं होगा, आपके भी एफर्ट्स चाहिए। टीचर तो पढ़ा देगा, मार्क्स तो सब बच्चों के मार्क्स तो बराबर नहीं आते ना। मार्क्स उसके ज्यादा आते हैं जो अपने भी एफर्ट्स करते हैं। टीचर तो सेम है सबका, फिर तो सबके मार्क्स बराबर होने। अगर सिर्फ टीचर के टीचिंग पे डिपेंड करता है तो बच्चों के डिफरेंट मार्क्स इसलिए आते हैं क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट मेहनत करता है। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे, मेरे से नहीं पूछोगे, तो उसमें आपका लॉस है बेटा। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके स्कूल में कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो कर सकते हो। पर आप अभी पढ़ के ही नहीं, पहले तो किसी को एटॉमिक नंबर ही नहीं याद 20 तक, अब वो थोड़ा ना टीचर करके देगा बेटा, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। लर्न करो चीजों को। सारे 4 ही मेन चीजें हैं, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल की जो लोकेशंस जैसे मैंने बताई हैं वो याद करोगे तो बाकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज वो तो वन लाइनर्स हैं। लेकिन जो एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। तो आज का जो वीडियो अपलोड होगा उसको प्लीज घर जाके दोबारा देखना। मैं सेम क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, ये सेम स्लाइड्स पे यही क्वेश्चंस बार 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 आपको आएंगे। कॉन्फ़िगरेशंस याद करना 1 to 30, ठीक है। बैक एक्सरसाइज करना, वीडियो देख के आना है। सी यू नेक्स्ट टाइम। पर अच्छे से पढ़ के आना, ऐसे नहीं आके आ जाना है जैसे आप हर बार फिर म्यूट होके बैठ जाते हो, ऐसे नहीं करना है। आई वॉन्ट यू टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करें।